हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। दोस्तों, हम सुन रहे हैं श्री शरत चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा रचित उपन्यास पथ के दावेदार का 15वां भाग। अच्छे से पहले कि आप कहानी की ओर आगे बढ़ें, मैं आशा करती हूँ कि आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, और अगर नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का भाग। अंधेरे में दोनों के कुछ दूर आगे बढ़ने पर डॉक्टर ने आश्चर्य भरे स्वर में कहा, लेकिन बात क्या है, बताओ तो। यह क्या विवाहोत्सव का मकान है? ना तो बत्तियों की रोशनी है, ना कोई हल्ला गुल्ला ही है। बेहले का सुर भी नहीं। कहीं चले गए हैं क्या ये लोग? दोनों सीढ़ियां चढ़कर चुपचाप ज्यों ही ऊपर पहुंचे, खुले द्वार से दिखाई दिया शशि बड़े ध्यान से अखबार पढ़ रहा था। भारती प्रसन्नता भरे स्वर में पुकार उठी, शशि बाबू, हम लोग आ गए। खिलाने पिलाने का इंतजाम कीजिए। नवतारा कहाँ है? नवतारा, नवतारा। शशि बोले, आइए, नवतारा यहाँ नहीं है। डॉक्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा, गृह गृहिणी शून्य क्यों है कवि? उसे बुलाओ, आकर हम लोगों का स्वागत करके अंदर ले जाए। नहीं तो हम यहीं खड़े रहेंगे, शायद भोजन भी नहीं करेंगे। शशि बोले, नवतारा नहीं है डॉक्टर, वे सब घूमने गए हैं। उसका चेहरा देखकर भारती डर गई। उसने पूछा, वह घूमने चली गई? आज के दिन? कैसी अद्भुत समझ है। शशि बोले, विवाह हो जाने के बाद वे लोग रंगून घूमने गए हैं। भारती ने पूछा, अपने पति को छोड़कर किसके साथ घूमने गई है? शशि बोले, नहीं नहीं, मेरे साथ विवाह नहीं हुआ। वह जो अहमद नाम का आदमी है, गोरा गोरा सा, देखने में सुंदर, कोट साहब की मिल का टाइम कीपर, आपने उसे देखा नहीं है। आज दोपहर को उसी के साथ नवतारा का विवाह हो गया था। उनका सब कुछ पहले से ही ठीक था, मुझे बताया ही नहीं। वे दोनों आश्चर्य से आंखें फाड़े देखते रह गए। शशि उठकर कमरे के एक कोने से कपड़े का एक थैला उठा लाया और डॉक्टर के पैरों के पास रखते हुए बोला, रुपए तो मुझे मिल गए डॉक्टर। नवतारा को 5,000 देने के लिए कहा था, सो मैंने वे रुपए उसे दे दिए। बाकी बचे हैं 4,500। मैंने ले लिए। लेकिन डॉक्टर ने पूछा, ये रुपए क्या मुझे दे रहे हो? शशि बोले, हाँ, मैं क्या करूँगा, आपके काम आ जाएंगे। भारती ने पूछा, लेकिन उसे कब रुपए दे दिए? शशि ने कहा, कल रुपए पाते ही उसे दे आया था। भारती ने पूछा, उसने ले लिए थे? शशि ने कहा, हाँ, अहमद को तो कुल 30 रुपए तनख्वाह मिलती है। वह एक मकान खरीदेगी। जरूर खरीदेगी। यह कहकर डॉक्टर ने हंसते हुए मुड़कर देखा। आंखों पर आंचल रखे भारती बरामदे के एक ओर हटती जाती है। शशि ने कहा, प्रेसिडेंट ने आपसे एक बार भेंट करने को कहा है। वह सरावाया जा रही हैं। डॉक्टर ने पूछा, कब जाएंगी? शशि ने कहा, जल्दी ही। लिवा ले जाने को एक आदमी आया है। भारती ने लौट कर पूछा, सुमित्रा जी क्या सचमुच ही चली जाने को कहती थी शशि बाबू? शशि बोले, हाँ, सचमुच ही। उनकी माँ के चाचा के पास अगाध संपत्ति थी। हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। इनके अलावा और कोई उत्तराधिकारी नहीं है। उनके बिना काम नहीं चलेगा। डॉक्टर बोले, काम नहीं चलेगा? तब तो जरूर जाएगी। शशि ने भारती की ओर मुड़कर कहा, खाने को सामान बहुत पड़ा है, कुछ खाइएगा? भारती से पहले ही डॉक्टर बोल उठे, जरूर, चलो क्या है देखूं। यह कहकर वे उसे अंदर ले गए। शशि ने अंदर जाते हुए कहा, और एक सूचना है डॉक्टर, अपूर्व बाबू लौट आए हैं। डॉक्टर आश्चर्य से बोले, यह क्या कहते हो शशि? किससे सुना? शशि ने कहा, कल बंगाल बैंक में अचानक भेंट हो गई थी। उनकी माँ बीमार है। शशि ने बढ़ा चढ़ाकर नहीं कहा था। कमरे में पहुंचते ही देखा, खाने पीने की ढेर सारी चीजें रखी थी। कमरे का दक्षिणी भाग एकदम ठसाठस भरा हुआ है।
डॉक्टर का उल्लास सहसा कहकहा बनकर फट पड़ा। गृहस्थ का जय जयकार हो, शशि कवि। भारती और न सह सकी, मुंह फेर कर सजल आंखों से नाराजगी के साथ देखती हुई बोली, भैया क्या तुम्हारे मन में जरा भी दया माया नहीं? क्या कर रहे हो बताओ तो? डॉक्टर बोले, वाह, जिनकी कृपा से अच्छी अच्छी चीजें आज पेट भर कर खाऊंगा, उनको थोड़ा सा आशीर्वाद। वाह। भारती रूठ कर बरामदे में चली गई। 2-3 मिनट बीतने पर शशि जाकर उसे लौटा लाया तो उसने प्लेट में मांस, फल फूल, पुलाव, मिठाई आदि सजाकर डॉक्टर के सामने रख दिए और बनावटी नाराजगी से बोली, लो अब दांत निकाल कर राक्षस की तरह खाओ, हंसी तो बंद हो जाए, नहीं तो मोहल्ले वालों की नींद टूट जाएगी। डॉक्टर ने एक सांस खींचकर कहा, आहा, कैसा बढ़िया भोजन है, इसका तो स्वाद गंध तक मैं भूल गया हूँ। यह बात भारती के हृदय में जाकर बिंध गई। उसे उस रात का सूखा भात और जली मछली याद आ गई। डॉक्टर ने भोजन शुरू करते हुए कहा, कवि को नहीं दिया भारती? ला रही हूँ, कहकर उसने प्लेट में भोजन सजाकर शशि के सामने रख दिया और डॉक्टर के सामने बैठकर बोली, लेकिन सब खा लेना पड़ेगा भैया, फेंक नहीं सकते। डॉक्टर बोले, नहीं, लेकिन तुम नहीं खाओगी? भारती बोली, मैं? कोई भी स्त्री यह सब खा सकती है, तुम ही बताओ। डॉक्टर बोले, भोजन तो ऐसा पकाया है मानो अमृत। भारती ने कहा, इससे अच्छा अमृत बनाकर तो मैं रोजाना खिला सकती हूँ भैया। डॉक्टर ने अपना बायां हाथ माथे से लगाकर कहा, क्या करोगी बहन, भाग्य की बात है, जिसको खिलाना चाहिए वह यह सब खाता ही नहीं है। जो खाएगा उसे एक दिन से अधिक 2 दिन खिलाने की चेष्टा करने से ही तुम्हारा सुयश पूरे देश में फैल जाएगा। इस बार भारती हंस पड़ी, लेकिन तुरंत स्वयं को संभाल कर लज्जित होकर बोली, तुम्हारी दुष्टता की ज्वाला से हंसी रोकी नहीं जा सकती, लेकिन यह तो तुम्हारा भारी अन्याय है। पेट भर खा पी चुकने के बाद रुपयों की थैली भी लेकर चले जाओगे क्या? डॉक्टर मुंह का कौर निगलते हुए बोले, जरूर जरूर, आधे रुपए तो चले गए नवतारा के मकान बनाने के खाते में, शेष क्या अहमद अब्दुल्ला साहब की गाड़ी खरीदने के लिए छोड़ जाऊं? तमाशे को सर्वांग सुंदर बनाने के लिए तुमने कोई बुरी राय नहीं दी भारती। भारती बोली, भैया तुमको हंसी मजाक करते हुए मैंने पहले भी देखा है, लेकिन इस तरह पागलों की तरह हंसते हुए तो मैंने कभी नहीं देखा। डॉक्टर उत्तर देने जा रहे थे, लेकिन भारती के चेहरे को देखकर कुछ भी न कह सके। भारती ने कहा, स्त्री पुरुष का प्रेम क्या तुम्हारी तरह सभी के लिए उपहास की वस्तु है भैया, या ताश के छक्के पंजे की हार की तरह इसको भी हार जीत में कह कहे लगाने के अलावा और कुछ करने के लिए शेष नहीं रह गया है? स्वतंत्रता, परतंत्रता के अतिरिक्त मनुष्य को व्यथित करने वाली कोई और भी चीज इस संसार में मौजूद है, इस बात को क्या तुम कभी सोचोगे भी नहीं? शशि बाबू की ओर देखो, एक ही पहर में इनकी कैसी हालत हो गई है। अपूर्व बाबू जिस दिन गए थे, उस दिन भी तुम शायद इसी तरह हंस पड़े थे। डॉक्टर बोले, नहीं नहीं, वह तो हुआ। भारती बीच में ही रोक कर बोली, नहीं नहीं, यह कैसे कहते हो भैया? शशि बाबू तुम्हारे स्नेह के पात्र हैं। तुम यह सोचकर खुश हो उठे कि उनको भोला भाला पाकर नवतारा बहुत दुख देती, भविष्य में उस दुख में पड़ने से वे बच गए। लेकिन क्या भविष्य ही सब कुछ है मनुष्य के लिए? आज का यह एक ही दिन जो व्यथा के भार से उनके सारे भविष्य को लांघ गया, यह बात तुम किस तरह जानोगे? तुमने तो कभी किसी को प्यार किया ही नहीं। शशि ने किसी प्रकार कहना चाहा, यह दोष मेरा ही है, मेरी ही भूल है, सांसारिक बुद्धि न रहने से ही। तभी भारती व्यग्र स्वर में बोल उठी, लज्जा करने की कौन सी बात है शशि बाबू?
यह भूल क्या संसार में अकेले आपने ही की है? आपसे 100 गुनी भूल क्या मैंने नहीं की? और उससे भी 1000 गुनी भूल करके जो अभागिन चुपचाप चिरकाल के लिए इस देश को छोड़ने के लिए तैयार हुई है, उसे क्या डॉक्टर नहीं पहचानते? डॉक्टर ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा, लेकिन भारती ने उसकी परवाह नहीं की। कहने लगी, सांसारिक बुद्धि आप में कम है, मुझ में कम नहीं थी। सुमित्रा जीजी की बुद्धि की तो तुलना नहीं की जा सकती, फिर भी वे किसी के काम न आ सकी। वे पराजित हो गई तुम्हारी बुद्धि के सामने, जो चिरकाल से अजेय है, जिसके मार्ग को कभी बाधा नहीं मिली। वह जो तुम्हारे पाषाण द्वार पर पछाड़ खाकर चूर चूर हो गया, अंदर जाने का जरा सा मार्ग उसे नहीं मिला। डॉक्टर ने इस अभियोग का उत्तर नहीं दिया, केवल उसके चेहरे की ओर देखकर धीरे से हंस पड़े। भारती ने कहा, शशि बाबू, मैंने आपके प्रति बड़ा अपराध किया है, उसके लिए क्षमा चाहती हूँ। शशि समझ न सका, लेकिन कुंठित हो उठा। भारती पल भर चुप रहकर कहने लगी, एक दिन भैया से मैंने आपके बारे में कहा था, कोई भी स्त्री आपको कभी प्यार नहीं कर सकती। उस दिन मैंने आपको पहचाना नहीं था। आज ऐसा लग रहा है कि जिसने अपूर्व बाबू को प्यार किया था, वह अगर आपको पा जाती तो धन्य हो जाती। सभी आपकी उपेक्षा करते आए हैं, केवल एक व्यक्ति ने नहीं की, और वे हैं यही डॉक्टर। मनुष्य को पहचानने में इनसे गलती नहीं होती, इसलिए उस दिन दुखी होकर इन्होंने मुझसे कहा था, काश शशि किसी दूसरी स्त्री को प्यार करता। लेकिन तुम मुझसे यह कभी नहीं कह सके कि भारती, इतनी बड़ी गलती तुम मत करो। पुरुष के दो आदर्श, तुम दोनों मेरे सामने बैठे हो। आज मेरी अरुचि की कोई सीमा ही नहीं है। डॉक्टर ने पूछा, अपूर्व ने क्या कहा शशि? भारती ने उत्तर दिया, माँ बीमार है, इलाज कराना जरूरी है, लेकिन रुपए पास नहीं है। लौटकर छिपे ढंग से गुलामी करने पर कोई जान नहीं सकेगा। डर है तलवलकर का और ब्रजेंद्र का, लेकिन उसके काका हैं पुलिस कर्मचारी, इसलिए कोई व्यवस्था अवश्य ही हो गई होगी। भैया, मुझे और तुम्हें भी शायद छुटकारा नहीं मिलेगा। क्षुद्र, लोभी, संकीर्ण हृदय, डरपोक, छी। डॉक्टर मुस्कुराकर बोले, सच्चा प्यार करने पर इस तरह बदनाम नहीं किया जा सकता। कवि, अब तुम्हारी बारी है। सरस्वती का स्मरण करके अब तुम भी नवतारा के गुणों का कीर्तन करना आरंभ कर दो। भारती बोली, भैया, तुमने मेरा तिरस्कार किया। डॉक्टर बोले, शायद ऐसी ही बात हो। अभिमान, व्यथा और क्रोध से भारती का चेहरा लाल हो उठा। बोली, तुम कभी मुझे ऐसी कटुक्ति न सुना सकोगे। तुमने क्या यह सोचा है कि सभी शशि बाबू की तरह मुंह बंद करके सह सकते हैं? तुम क्या जानते हो कि मनुष्य की क्या दशा हो जाती है? उत्तेजित वेदना से उसका गला रुंध गया। बोली, वे लौट आए हैं, अब तुम मुझे यहाँ से किसी दूसरी जगह ले चलो भैया। मैं भी किस अभागे के चरणों में अपना सर्वस्व विसर्जित करके बैठी हुई हूँ। कहते कहते वह फर्श पर माथा रखकर बच्चे की तरह रोने लगी। डॉक्टर मुस्कुराते हुए चुपचाप भोजन करने लगे। उनका निर्विकार भाव देखकर यह पता न चल सका कि इन सब प्रणय उच्छ्वासों ने इनको लेश मात्र भी विचलित किया है। 5-7 मिनट के बाद भारती उठकर पास वाले कमरे में चली गई और आंख मुंह अच्छी तरह धो पोंछ कर यथास्थान आकर बैठ गई। उसने पूछा, भैया, तुम लोगों को कुछ और दूं? डॉक्टर ने जेब से रुमाल निकाल कर कहा, ब्राह्मण का लड़का हूँ, कुछ छन्ना बांध दो जिससे 2 दिन निश्चिंत रह सकूं। मैला रुमाल लौटाकर भारती ने एक धुला हुआ तौलिया निकाला और खाने की तरह तरह की चीजों की एक पोटली बांधकर डॉक्टर के सामने रखते हुए कहा, यह है ब्राह्मण के लड़के का छन्ना और रुपयों की थैली। डॉक्टर ने हंसते हुए कहा, यह हुई ब्राह्मण की भोजन दक्षिणा। भारती बोली, अर्थात तुच्छ विवाह उत्सव के सिवा सभी असली आवश्यक कार्य निर्विघ्न समाप्त हो गए। हंसी रोककर डॉक्टर बोले, भारती,
यह मेरे लिए भगवान का कैसा अभिशाप है कि ज्यों ही हंसी आने लगती है मेरे मुंह से ठहाकों के सिवा और कुछ नहीं निकलता। ठहाकों जैसा रोना रोने के लिए तुम्हें साथ ना लाया होता तो आज मुंह दिखाना कठिन हो जाता। भारती बोली, भैया फिर मुझे परेशान करने लगे। डॉक्टर ने कहा, परेशान कर रहा हूँ या कृतज्ञता प्रकट कर रहा हूँ? भारती ने रूठकर मुंह दूसरी ओर फेर लिया। शशि चुप था। अचानक अत्यंत गंभीरता के साथ बोला, अगर नाराज ना हो तो एक बात कह सकता हूँ। कुछ लोगों को संदेह है कि आपके साथ ही एक दिन भारती का विवाह होगा। डॉक्टर पल भर के लिए चौंक उठे। कहा, यह क्या कहते हो शशि? तुम्हारे मुंह पर फूल चंदन पड़े ऐसा सुदिन इतने बड़े अभागे के भाग्य में आएगा? यह तो सपनों से भी परे की बात है कवि। शशि बोला, लेकिन बहुत से लोग यही सोचते हैं। डॉक्टर ने कहा, हाय हाय, बहुत ना सोचते अगर एक ही व्यक्ति पल भर के लिए यह सोचता। भारती हंसकर बोली, अभागे का भाग्य तो पल भर में बदल सकता है भैया। तुम आज्ञा देकर यदि कह दो, भारती कल ही तुम्हें मुझसे ब्याह करना होगा, तो मैं तुम्हारी शपथ लेकर कहती हूँ कि एक दिन भी ठहरने को नहीं कहूंगी। डॉक्टर बोले, लेकिन बेचारा अपूर्व जो प्राणों का मोह छोड़कर लौट आया है, उसका क्या होगा? भारती बोली, उसकी भावी पत्नी के रूप में किसी की कन्या देश में मौजूद है। उनके लिए चिंता मत करो, वे छाती फाड़कर नहीं मर जाएंगे। डॉक्टर गंभीर होकर बोले, लेकिन मुझसे विवाह करने के लिए राजी हो रही हो? तुम्हारा भरोसा तो कम नहीं है भारती। भारती ने कहा, तुम्हारे हाथ पड़ूंगी इसमें फिर डर कैसा? डॉक्टर ने शशि की ओर देखते हुए कहा, सुन लो कवि, भविष्य में अगर इनकार करे तो तुम्हें गवाही देनी होगी। भारती बोली, किसी को गवाही नहीं देनी पड़ेगी भैया। मैं शपथ लेकर इनकार नहीं करूंगी। केवल तुम्हारी स्वीकृति से काम बन जाएगा। डॉक्टर ने कहा, अच्छा, तब देख लूंगा। देख लेना। भारती हंसकर बोली, भैया क्या मैं और सुमित्रा, स्वर्ग के इंद्रदेव भी अगर उर्वशी, मेनका और रंभा को बुलाकर कहते कि उस प्राचीन युग के ऋषि मुनियों के बदले तुम्हें इस युग के सव्यसाची की तपस्या भंग करनी होगी, तो मैं निश्चित रूप से कहती हूँ भैया, उन्हें मुंह पर स्याही पोत कर वापस चले जाना पड़ता। रक्त मांस का हृदय जीता जा सकता है, लेकिन पत्थर के साथ क्या लड़ाई चल सकती है? पराधीनता की आग में जलकर तुम्हारा हृदय पत्थर बन गया है। डॉक्टर मुस्कुराने लगे। भारती की दोनों आंखें श्रद्धा और स्नेह से भर आई। बोली, इतना विश्वास न रहने पर क्या मैं इस तरह तुम्हारे सामने आत्मसमर्पण कर सकती थी? मैं नवतारा नहीं हूँ। मैं जानती हूँ कि मुझसे बड़ी भारी गलती हो गई है, लेकिन इस जीवन में उसके सुधार का कोई दूसरा मार्ग भी नहीं है। एक दिन के लिए भी जिसे मन ही मन। भारती की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। झटपट हाथ से उन्हें पोंछकर हंसने की चेष्टा करती हुई बोली, भैया क्या लौटने का समय अभी नहीं हुआ? भाटा आने में अभी कितनी देर है? डॉक्टर ने दीवार घड़ी की ओर देखकर कहा, अभी देर है बहन। फिर दायां हाथ भारती के सिर पर रखते हुए कहा, आश्चर्य है, इतनी दुर्दशा में भी बंगाल का यह अमूल्य रत्न अब तक नष्ट नहीं हुआ। जाने दो नवतारा को, भारती तो हम लोगों की है। शशि, सारी पृथ्वी पर इसकी जोड़ी नहीं मिलेगी। हजारों सव्यसाचियों में भी शक्ति नहीं है कि एक तुच्छ अपूर्व को ओट करके खड़े हो जाएं। अच्छी बात है शशि, तुम्हारी शराब की बोतल कहाँ है? शशि लज्जित होकर बोला, खरीदी नहीं, मैं अब नहीं पीऊंगा। भारती बोली, तुम्हें याद नहीं, नवतारण ने प्रतिज्ञा कराई थी? शशि ने उसकी बात का समर्थन करते हुए कहा, सचमुच ही नवतारा के सामने प्रतिज्ञा कर ली थी कि मैं अब शराब नहीं पीऊंगा। उस प्रतिज्ञा को अब नहीं तोड़ूंगा डॉक्टर। डॉक्टर हंसकर बोले, शराब गई, नवतारा गई, सर्वस्व बेचकर जो रुपए मिले थे वे भी चले गए। एक साथ इतना कैसे सहा जाएगा? शशि का चेहरा देखकर भारती को दुख हुआ। बोली, मजाक करना सहज है भैया, सोच कर तो देखो,
डॉक्टर बोले, सोच विचार करके ही कह रहा हूँ भारती। इन रुपयों पर शशि की कितनी आशा आकांक्षाएं थी, यह बात मुझसे अधिक कोई नहीं जानता। उसके परिचितों में ऐसा भी कोई नहीं है जिसने यह बात ना सुनी हो। उसके बाद आई नवतारा। 6-7 महीने तक थी। उसका ज्ञान ध्यान था और शराब, वह तो शशि के सुख दुख की एकमात्र संगिनी है। कल सब कुछ था, लेकिन आज उसके जीवन का जो कुछ आनंद था, जो कुछ सांत्वना थी, वह सब एक ही दिन में एकाएक जैसे षड्यंत्र करके उसे छोड़कर चली गई। फिर भी किसी के विरुद्ध उसके मन में कोई विद्वेष नहीं, शिकायत नहीं। यहाँ तक कि आकाश की ओर देखकर एक बार भी आंसू भरी आंखों से यह ना कह सका कि हे भगवान, मैंने किसी का अनिष्ट चिंतन नहीं किया। अगर भगवान वास्तव में हो तो इसका विचार करना। भारती लंबी सांस लेकर बोली, इसीलिए इन पर तुम्हारा इतना स्नेह है। डॉक्टर बोले, केवल स्नेह ही नहीं, श्रद्धा भी है। शशि साधु पुरुष है। इसका संपूर्ण हृदय गंगा जल के समान शुद्ध और निर्मल है। मेरे जानने के बाद भारती, जरा इसकी देखभाल रखना। यह स्वयं दुख भोगेगा, लेकिन किसी दूसरे को दुख नहीं देगा। शशि का चेहरा लज्जा और संकोच से लाल हो उठा। इसके बाद कुछ देर तक शायद बात के अभाव में ही तीनों चुप बैठे रहे। डॉक्टर ने पूछा, अब तुम क्या करोगे कवि? तुम्हारे पास तो केवल बहला ही बचा है। पहले की तरह फिर देश देश में बजाते फिरोगे? शशि ने हंसते हुए कहा, अपने काम में आप मुझे भर्ती कर लीजिए। मैं सचमुच अब शराब नहीं पीऊंगा। उसकी बात और कहने का अंदाज देखकर भारती हंस पड़ी। डॉक्टर भी हंसने लगे। फिर स्नेह से भीगे स्वर में बोले, नहीं कवि, इसमें तुम्हें भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है। तुम मेरी इस बहन के पास रहो। इसी के तुम मेरी इस बहन के पास रहो। इसी से मेरा बहुत काम हो जाएगा। शशि ने पल भर मौन रहकर संकोच के साथ कहा, पहले मैं कविता लिखा करता था डॉक्टर, शायद अब भी लिख सकता हूँ। डॉक्टर ने खुश होकर कहा, इससे मेरा बहुत काम बन जाएगा। शशि ने कहा, मैं फिर आरंभ करूंगा। अब केवल किसान मजदूरों के लिए लिखूंगा। डॉक्टर बोले, लेकिन वे लोग तो पढ़ना जानते नहीं कवि। फिर बोले, यह काम अस्वाभाविक होगा और कोई भी अस्वाभाविक चीज टिकती नहीं है। अनपढ़ों के लिए अन्य क्षेत्र खोला जा सकता है, क्योंकि उन्हें भूख का ज्ञान है, लेकिन उनके सामने साहित्य नहीं परोसा जा सकता। उनके सुख दुख का वर्णन करने को साहित्य नहीं कहते। किसी दिन अगर संभव हुआ तो अपने साहित्य की वे स्वयं ही रचना कर लेंगे। नहीं तो तुम्हारे कंठ से निकले गीत हलधरों के लिए गीत काव्य नहीं हो सकते। यह असंभव प्रयास तुम मत करना कवि। शशि ने पूछा, तो मैं क्या करूं? डॉक्टर बोले, तुम विवाह के विप्लव गाना, जहाँ तुमने जन्म लिया है, जहाँ भद्र जाति के आदमी हो, केवल उन्हीं के लिए, केवल शिक्षित और भद्र के लिए। भारती विस्मित होने के साथ व्यथित भी हुई, बोली, भैया, तुम भी जाति मानते हो? तुम्हारा ध्यान भी केवल भद्र जाति की ओर ही है? डॉक्टर बोले, मैंने वर्णाश्रम की बात तो कही नहीं भारती। उस बलपूर्वक बने जाति भेद की चर्चा मैंने नहीं की। यह वैषम्य मुझ में नहीं है, लेकिन शिक्षित का जाति भेद माने बिना तो मैं रह नहीं सकता। यही तो सच्ची जाति है। यही तो भगवान के हाथ की बनी हुई सृष्टि है। ईसाई होने के कारण मैं तुम्हें ठेल करके अलग रख सका हूँ बहन। तुम्हारी बराबरी का मुझे अपना कहने के लिए और कौन है? भारती ने श्रद्धा भरी नजरों से उनकी ओर देखते हुए कहा, लेकिन तुम्हारा विप्लव गान तो शशि बाबू के मुंह से शोभा नहीं देगा भैया। तुम्हारे विप्लव का गीत तुम्हारी गुप्त समिति का। डॉक्टर ने उसे बीच में ही रोक कर कहा, नहीं, मेरी गुप्त समिति का भार मेरे ही ऊपर रहने दो बहन।
उस बोझ को ढोने योग्य शक्ति। नहीं नहीं, उसे रहने दो, वह केवल मेरे लिए है। तुमसे तो मैं कह चुका हूँ भारती, विप्लव का अर्थ केवल खून खराबा नहीं है। विप्लव का अर्थ है अत्यधिक तीव्रता से आमूल परिवर्तन। राजनीतिक विप्लव नहीं, वह तो मेरा ही है। कवि, तुम दिल खोल कर सामाजिक विप्लव के गीत गाने शुरू कर दो। जो कुछ सनातन है, जो कुछ प्राचीन है, जीर्ण और पुराना है, धर्म, समाज, संस्कार, सब टूट फूट कर ध्वंस हो जाए शशि। और कुछ ना कर सको तो केवल इस महासत्य का ही मुक्त कंठ से प्रचार करो कि इससे बढ़कर बड़ा शत्रु भारत का और कोई नहीं है। उसके बाद देश की स्वाधीनता का भार मुझ पर रहने दो। सीढ़ी पर किसी की आहट सुनाई दी। शशि ने पूछा, कौन है? डॉक्टर पलक झपकते ही तेज चाल से बरामदे में चले गए। फिर तुरंत ही वापस आकर बोले, भारती, सुमित्रा आ रही है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।